लेकर आए हैं, जहां पर बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कैसे अपने फ़ंड को आप ट्रैक करें, उनकी परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करें, कि इसके बिना आप जो हैं इनकी परफॉर्मेंस को आंक सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। संदीप पांडे, डायरेक्टर बसव कैपिटल एडवाइजरी जो है हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं। संदीप, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो चलिए, फ़ंड की प्रदर्शन से जुड़े सवाल मैं लूँ उससे पहले फंड के प्रदर्शन में क्या क्या बातें शामिल होती है, थोड़ा सा इस पर हम फोकस कर लेते हैं। संदीप, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जी, बिल्कुल। कविता जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी और मुझे ये प्रोग्राम में बुलाने के लिए। तो जैसे आपने बहुत ही सटीक क्वेश्चन कहा कि क्या फंड का परफॉर्मेंस होना चाहिए और उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो सबसे पहला हमें ये पैरामीटर्स में पहुँचने के पहले हमें प्रोफाइलिंग ऑफ अ कस्टमर करना बहुत ज़रूरी है कि वेदर ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, कि ये रेगुलर इन्वेस्टर है, वेदर ही इज़ द ओनली मेंबर इन द फैमिली हू इज़ अर्निंग और उसके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स कैसे हैं। उन्हीं बेसिस पे इनको फंड रिकमेंड किया जा सकता है, वेदर ये डेट फंड्स है या इक्विटी फंड्स है। अब डेट फंड्स और इक्विटी फंड्स दोनों के पैरामीटर्स अलग-अलग भिन्न-भिन्न होते हैं। दोनों की रिस्क प्रोफाइलिंग अलग होती है, दोनों के रिटर्न्स और बेंचमार्क रिटर्न्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो कस्टमर को ये बहुत ध्यान रखना है कि रिटर्न्स इज़ द ओनली फैक्टर जो डिटरमाइन करता है ये फंड में बने रहना है कि नहीं रहना है। तो उसको हम लोग कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये होता है कि जो फंड मैनेजर होता है या फंड हाउस होता है, वो कितना रिस्क लेता है ये रिटर्न्स जनरेट करने के लिए। और कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न ये इंपॉर्टेंट प्ले करता है कि भाई कंसिस्टेंटली वेदर द फंड इज गिविंग गुड परफॉर्मेंस 6 महीना, 1 साल, 2 साल सिंस इंसेप्शन ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है या सिर्फ 1 साल उसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया और नेक्स्ट ईयर ये नेगेटिव रिटर्न चला गया। तो रिटर्न इज द अल्टीमेट फैक्टर फॉर एनी इन्वेस्टर जो भी दर्शक देख रहे हैं क्योंकि ये प्योरली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, ये क्वांटिटेटिव मेथड है। इसमें और कोई दूसरा चीज ही आदमी को बेंचमार्क नहीं रखना चाहिए, रिटर्न को ही देखना चाहिए और उसके पीछे की रिस्क नजर पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, फ़ंड की प्रदर्शन को आंकना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी फ़ंड में निवेश कर रहे हैं तो उसकी निवेश रणनीति आपको कितनी बढ़ानी है, कब आपको एग्ज़िट इस फ़ंड से करना है, कब निकलना है, कब मुनाफा बांध देना है, ये तमाम वो बातें होती हैं जो आपको ट्रैक करने के बाद ही समझ में आएंगी। हालांकि म्यूचुअल फ़ंड को ट्रैक करना और शेयर्स को ट्रैक करना दो अलग अलग बातें होती हैं, इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी फ़ंड को पहले तो आप परफॉर्म करने का समय दें और जब आप उसको पर्याप्त समय दे देते हैं उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को आके और उसके बाद ही उसमें रुकने का या उसमें निवेश बढ़ाने का निर्णय आपको लेना चाहिए। लेकिन जब भी इस तरह के निर्णय लेने होते हैं संदीप, तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक तो निवेश बढ़ाने को लेकर आपको निर्णय लेना होता है, साथ ही आपको एक एग्जिट कॉल का भी निर्णय लेना होता है जो शायद मेरे ख्याल से म्यूचुअल फ़ंड के केस में अगर शेयर से तुलना करें तो बहुत अलग सिनेरियो होता है। कैसे आप समझाएंगे इसको? तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आंसर करेंगे, प्रोफाइलिंग और कस्टमर ने या रिटेल इन्वेस्टर्स ने क्या ऑब्जेक्टिव से ये फंड में इन्वेस्ट किया है और उसका होराइजन कैसा है। अगर ये दोनों चीज आंसर और फिल्टरेशन बहुत अच्छी तरह से होती है तो आता है फंड सिलेक्शन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा लॉन्ग टर्म होराइजन है विच इज 2 years, 3 years और 5 years और हमने उसके सामने गोल डिसाइड किया है, वेदर इट्स अ रिटायरमेंट या मेरे बच्चों की एजुकेशन है या फैमिली में किसी इमरजेंसी के लिए आपको शादी की फंड जरूरत है, वो टाइम पे ये पर्टिकुलर फंड आपको 5 years, 7 years के 10 years के हिसाब से आप प्रोग्राम करते हैं। उसके बीच में अगर कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो होते हैं, फंडामेंटल चेंजेस होते हैं पॉलिसीज में, टैक्सेशन में और मार्केट नीचे आता है तो नेचुरली लोग पैनिक कर जाते हैं। हमने रिसेंटली देखा था कि कोरोना जैसे वेव्स में काफी लोगों ने करोड़ों रुपए गंवाए क्योंकि वो पैनिक कर गए थे, उनको पता ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और इमरजेंसी सिचुएशन हो गई थी। तो यही आपका जो एडवाइजर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि बार बार आपको रिमाइंड करता है कि आपने ये फंड में क्यों एंट्री किया था और ये सही समय है निकलना है कि नहीं निकलना है। और आपका मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपका फिल्टरेशन जाना चाहिए फंड सिलेक्शन करने के लिए, चाहे वो डेट फंड हो चाहे इक्विटी फंड हो। और आपका होराइजन अगर क्लियर है तो नेचुरली आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स इंडियन मार्केट दे सकता है। तो ये पैरामीटर्स होते हैं कोई भी रिटेल इन्वेस्टर को देखने के लिए, उसको रीअलाइन करना पड़ेगा अपने ऑब्जेक्टिव से और टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना है अपने फंड, अपने एडवाइजर के साथ। अगर रिव्यू करते हैं
3 महीने में एटलीस्ट एक बार, तो उनको अपने आप कन्विक्शन रहेगा कि मेरा इंटेंशन क्या था ये फंड को तैयार करने के लिए, और एग्जिट और एंट्री पॉइंट समझ में आएगी। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को कविता जी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि यहाँ चर्निंग ना हो पोर्टफोलियो का, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म में किया है। बहुत बार क्या होता है कि एडवाइजर्स बार बार एक स्टोरी लेके आते हैं कि ये मिड कैप स्टोरी 6 महीने तक चल रही है, फिर लार्ज कैप स्टोरी चल रही है। इसमें कस्टमर्स को काफी नुकसान हो सकता है। तो ये देखना है कि भाई इंटेंशन ऑफ द एडवाइजर इज चर्निंग, और रियली कुछ फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं वो पर्टिकुलर फंड हाउस में, या वो सम काइंड ऑफ इंटीग्रिटी इशू हुई है वो एएमसी में। जब तक ये दोनों रिस्क फैक्टर्स कवर नहीं करते, एग्जिट नहीं करना चाहिए। फंड मैनेजर को, जैसे आपने कहा, फंड मैनेजर को सफिशिएंट टाइम देना चाहिए अपने आउटलुक को या अपने कन्विक्शन को परफॉर्मेंस करने के लिए। संदीप, निवेशकों को जो होमवर्क करना होता है वो तो वो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मेरे ख्याल से फ़ंड की क्वालिटी और पेडिग्री भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि अधिकतर समय हमने देखा है कि भले ही बाज़ार नीचे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाज़ार की चाल का असर फ़ंड की परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ता। बिल्कुल फ़ंड की परफॉर्मेंस पर पड़ता है, लेकिन आपको ये देखना है कि गिरते हुए बाज़ार में कौन सा ऐसा फ़ंड है जो बाज़ार के साथ साथ कम गिरे, और ऐसा कौन सा फ़ंड है जो बाज़ार की तेज़ी में सबसे ज़्यादा चढ़े। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक फ़ंड की क्वालिटी को पहचानना भी बहुत ज़रूरी होता है, फ़ंड मैनेजर के स्किल्स को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के साथ मुझे समझाइए कुछ ऐसे फंड जो कि गिरावट की चपेट में आके बहुत ही गिरे हों, उनसे निकल जाएं, और तेज़ी में, और ऐसे कौन से फंड हैं जो जहां पर आप दाव लगा सकते हैं। पोर्टफोलियो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग काफी एमके वेल्थ मैनेजमेंट को कॉपी करते हैं। मैं वहां का एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और हमें लगता है कि वहां का जो मॉडल है ENF, विच इज एनहांस एफिशिएंसी मॉडल, जो कि अल्फा, बीटा, गामा और सिग्मा को फॉलो करता है। एक तरह से सोल प्रोप्राइटर है डॉक्टर जोसेफ थॉमस, हेड ऑफ रिसर्च है, जो कि फिल्टरेशन करते हैं कि कौन है फंड मैनेजर, इसका टेन्योर कैसा है, बार बार ये फंड हाउस कुछ चेंजेस कर रहा है कि नहीं, फंड मैनेजर आ रहा है, जा रहा है। इस सब चीज का इम्पैक्ट आपके फंड पे पड़ता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फंड की लिक्विडिटी कैसी है। अगर आप 2 एग्जांपल दिया जाए, रिसेंटली देयर वाज अ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन डेट सागा हुआ था। लोगों ने डेट फंड्स में अपने पैसे गंवाए। आप डेट फंड्स में पैसे कैसे गंवा सकते हैं? नेचुरली कहीं ना कहीं ये एएमसी ने हम कस्टमर्स लोग के पेपर्स जो उनको इन्वेस्ट करने थे डेट फंड्स में, वहीं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किए थे या लो क्वालिटी और पेपर्स लिए थे। तो यही आपको, जैसे एमके में नॉट अ सिंगल कस्टमर हैड लॉस्ट मनी इन डेट फंड्स, बिकॉज हम लोगों ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को रिकमेंड ही नहीं किया था, क्योंकि क्वालिटी ऑफ पेपर्स बहुत ही खराब थे। तो इसी तरह आपकी जो फिल्टरेशन होती है, या आपका जो पोर्टफोलियो मॉडल होता है, ENF मॉडल, विच इज एनहांस एफिशिएंसी मॉडल, प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब जैसे देखा जाए कि लार्ज कैप फंड्स में कैनरा रेबेको फंड्स, HDFC टॉप 200 फंड, ICICI ब्लू चिप फंड, ये सब रेंज है 9 to 10,000 करोड़ के बीच में। इनफैक्ट HDFC टॉप 200 फंड इज क्लोज टू 23,000 करोड़। इन्होंने काफी एवरेज रिटर्न लास्ट 5 साल से 12 से 11% के बीच में दिया है, और लास्ट 3 साल में सबने 20% के ऊपर रिटर्न किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फंड्स बहुत ही बेहतरीन होंगे, और इनकी रिकवरी बहुत इजी होती है, क्योंकि लार्ज कैप्स आर परफॉर्मिंग वेल, और फंडामेंटली इंडिया में लॉन्ग टर्म सिनेरियो काफी चेंज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के, और लार्ज कैप्स डेफिनेटली अपना केपेक्स बढ़ा रहे हैं। तो इसका फायदा कस्टमर्स को लार्ज कैप एंट्रीज पे मिलेगा। आज के टाइम में स्मॉल और मिड कैप्स इंडेक्स भी काफी अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, तो कस्टमर्स उसको भी काफी तरह देख सकते हैं। मिड कैप स्टोरीज में काफी सारे क्लाइंट्स, जैसे आप फोकस एक्टिविटी करेंगे तो HDFC फोकस फंड है, ICICI प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड है, और निपॉन फोकस फंड है। दीज आर आल्सो वेरी वेरी हाईली रिकमेंडेड। अपने दर्शकों को आप ये बता सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला आपने और इतनी बारीकी से इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। धन्यवाद।